अब हम स्टडी कर लेते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्टडी करने से पहले हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ह्यूमन इंटेलेक्ट की ओरिजिनल क्रिएशन से है। यस, इंसान की बुद्धि की जो ओरिजिनल क्रिएशन है उसको इन्होंने क्या कहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आप गिटार प्ले कर रहे हैं, गिटार प्ले करते करते आपके पास से कोई नया म्यूजिक क्रिएट हो गया तो वो ओरिजिनल क्रिएशन। आप कैशियो या हारमोनियम प्ले कर रहे हो, नया म्यूजिक आपसे बन गया तो वो आपकी ओरिजिनल क्रिएशन। आप कहीं बैठे हुए हो और बैठे बैठे आपके ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर कोई पोयम बन गई और उसने आप उस पोयम को आपने लिख दिया तो वो आपकी ब्रेन की ओरिजिनल क्रिएशन। आपने कार का कोई नया डिजाइन बना दिया, बाइक का कोई नया डिजाइन बना दिया, या किसी घर का नया डिजाइन बना दिया, ऐसा डिजाइन जो पहले से कहीं पर अवेलेबल भी नहीं है, तो वो आपके ह्यूमन इंटेलेक्ट की हम कह सकते हैं ओरिजिनल क्रिएशन। तो इंसान की बुद्धि के या इंसान के दिमाग की जो ओरिजिनल क्रिएशन होती है उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्होंने आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि इसके अंदर आर्टिस्टिक, लिटरेरी, टेक्निकल और साइंटिफिक क्रिएशंस, ये सारी चीजें आती हैं। जिसमें आप कह लीजिए कि किसी इंसान ने कोई नई बुक लिख दी, कोई नई मूवी बना दी, या कोई शॉर्ट राइटर होता है, किसी ने नई कहानी लिख दी, या किसी ने कोई नई पेंटिंग बना दी, किसी ने कोई नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया। ये सारी चीजें कहां से आती हैं, इंसान के दिमाग से आती हैं और एक नई क्रिएशन होती है, ओरिजिनल क्रिएशन होती है। तो इन ओरिजिनल क्रिएशंस को ही ये क्या कह रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टॉपिक को बुक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर क्या आएगा, पहले पार्ट के अंदर यहां पर वो बुक्स को, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन को, नॉवेल्स को, प्रिंटिंग्स को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवीज, या जो हमारी मूर्ति कलाएं होती हैं, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्होंने ये सब चीजें रखी हैं। अब सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड है ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, किसी नई टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन या इंडस्ट्रियल डिजाइन, आइडिया ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, कमर्शियल नेम या लोगो ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने दिए हैं ये सारे किसके अंडर में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। सिंपल सी बात है, जब आपकी कोई नई क्रिएशन है, अब उस नई क्रिएशन के ऊपर जब आपको कोई राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो वो बन जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कैसे, इसको थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी ओरिजिनल क्रिएशन होती है वो एकदम से तो क्रिएट हो नहीं जाती। आपने कोई डिजाइन बनाया, वो एक बारी में तो सडनली तो क्रिएट हो नहीं गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, सेवरल आपकी रिसर्च होती है, काफी सारी रिसर्च करते हैं आप, काफी सारे एफर्ट लगाते हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर कोई एक नया म्यूजिक बनता है, एक मूवी बनती है, एक डिजाइन बनता है। तो जब भी कोई नई चीज आप क्रिएट करते हो तो आप हमेशा चाहोगे कि उसका एडवांटेज हमेशा आपको मिले, उसका फायदा आपको ही मिले। तो आपका जो डिजाइन है, आपका जो नया डिजाइन है, जो नई क्रिएशन है, वो चोरी ना हो जाए, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, आपके साथ कोई जालसाजी ना करे, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको ही मिले। तो इससे बचने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए क्या एग्जिस्टेंस में आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो ओरिजिनल क्रिएशन है इसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। अब इसके रजिस्ट्रेशन की काफी सारी चीजें हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें जो आपको स्टडी करने को आगे मिलने वाली हैं। तो ये सारे बातें जो मैंने आपको बताई हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में ही आती हैं। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को यूज करने का हक, यूज करने का अधिकार, राइट सिर्फ आपका होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर क्या होगा, एक क्रिएटर को, मतलब आपको एक स्पेशल राइट मिल जाता है एक स्पेशल टाइम तक के लिए, और इस चीज को, आपकी जो इनोवेशन है, इस इनोवेशन को अब कोई और यूज नहीं कर पाएगा। अगर कोई और पर्सन इलीगल तरीके से आपसे बिना पूछे इसको यूज करता भी है तो आप उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि काफी सारे एक्ट है, काफी सारे कानून अभी बन चुके हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ने क्या किया,
आपकी इनोवेशन को, आपकी क्रिएशन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, ताकि कोई और आपकी परमिशन के बिना आपके इस ओरिजिनल क्रिएशन को यूज ना कर पाए। अब हम कॉपीराइट का टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। कॉपीराइट के इस टॉपिक में हमें स्टडी करना होगा कॉपीराइट का मीनिंग, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, कॉपीराइट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉपीराइट रियलिटी में है क्या। इट इज ए राइट गिवन टू लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक क्रिएटर। मतलब ये एक राइट है, अधिकार है, किसको दिया जाता है, साहित्यिक और ये कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी क्रिएटर होते हैं उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक नया नोवेल लिखा, या आपने कोई मूवी बनाई, आपने कोई नया डिजाइन बनाया, या आपने कोई नया म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बनाया, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि ये सब चीजें चोरी हो जाएं और कोई और इसको अपने नाम पे करा ले। या आपने मान लो कोई एक नई बुक लिखी और वो बुक आप चाहते हो कि आपके नाम पर ही पब्लिश हो, तो आपको क्या करा लेना चाहिए, उस बुक का कॉपीराइट करा लेना चाहिए, ताकि आपकी परमिशन के बिना कोई और उस बुक को पब्लिश ना करे, ताकि आपकी परमिशन के बिना वो बुक किसी और राइटर के नाम पे पब्लिश ना हो जाए। इसीलिए आपको कॉपीराइट करा लेना बहुत जरूरी होता है। तो कॉपीराइट क्या करता है, इस टाइप की कैटेगरी के लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी परमिशन के बिना कोई और इनकी क्रिएशन को यूज ना कर पाए। मतलब जो भी हमने नया क्रिएट किया है, जो भी हम अपने माइंड से नई चीज बनाई है, वो आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज ना कर पाए। इसीलिए हमको कॉपीराइट करा लेना चाहिए। अब कॉपीराइट को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी धोखाधड़ी से बचने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या बना हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोले तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग आप अपनी क्रिएशन के ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहे हैं। अब बात आती है कि इस एक्ट के अंदर सेफ्टी किसको प्रोवाइड होती है, सेफ्टी इज प्रोवाइडेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। जो आइडिया के एक्सप्रेशन है उसके ऊपर सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। अब यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का मीनिंग क्या है, बुक के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ आवर व्यूज, हमारे व्यूज के अंदर जो हमारे वर्ड्स के जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर हमको सेफ्टी मिल जाती है। अब बात आती है कि कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग हम किस किस चीज का कॉपीराइट करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, बुक्स का, नोवेल का, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का, मूवीज का, पेंटिंग्स का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, ये सारी चीजें आप चाहें तो कॉपीराइट करा सकते हैं। अब बात आती है कि कॉपीराइट की ये क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है। जो भी कॉपीराइट आपको लेना है उससे रिलेटेड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फाइल करना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नेम, एड्रेस, आपको यह भी डिक्लेयर करना होगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर आपको जो क्रिएशन आपने बनाई है, जो नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, उसका टाइटल भी आपको लिखना होगा, और आपकी लैंग्वेज क्या है, या आपने कोई बुक लिखी है तो बुक की लैंग्वेज क्या है। ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फाइल करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको फीस प्लस 4 कॉपी किस चीज की, आपकी क्रिएशन की। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ऑफिस में सबमिट करानी होगी। ऑफिस में जब सबमिट हो जाएंगी तो विद इन 30 डेज जब आपकी सारी चीजें वेरिफिकेशन हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। मतलब आपने फॉर्म भरा, फीस भरी, 4 कॉपी सबमिट कराई, प्लस 30 डेज के अंदर आपको कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये थी हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब तीसरा टॉपिक हमको स्टडी करना है कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। कॉपीराइट आप कितना टाइम के लिए यूज कर सकते हो, मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो राइट आपका कितने वक्त के लिए है। तो अगर आप एक राइटर है या आर्टिस्ट है तो ये राइट आपका पूरा लाइफ टाइम रहने वाला है। जब तक आप जिंदा है तब तक कॉपीराइट के ऊपर आपका ही राइट है, प्लस आपकी डेथ के 60 साल तक, 60 ईयर्स तक भी आपका कॉपीराइट आपका ही रहता है। और अगर हम बात करें मूवीज की, फोटोग्राफ्स की या गवर्नमेंट वर्क्स की, इनकी
केस के अंदर कॉपीराइट कितना टाइम के लिए होता है? 60 इयर्स, ओनली 60 ईयर। कब से? जब वो पब्लिश हो जाती हैं। तो 60 इयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द क्रिएटिव वर्क्स, जैसे ही वो क्रिएटिव वर्क पब्लिश हो गया उससे लेकर आगे के 60 साल तक उसके ऊपर कॉपीराइट का आप अधिकार, योर राइट है, यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया? कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, कॉपीराइट से रिलेटेड हमारा कौन सा है एक्ट है, और उसके ऊपर हमें सेफ्टी किसके ऊपर मिलती है, फिर हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टडी की, फिर हमने कॉपीराइट की यहां पर टाइम ड्यूरेशन भी स्टडी की। अब हम पेटेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पेटेंट के इस टॉपिक में हमें पेटेंट का मीनिंग स्टडी करना होगा, इसकी कंडीशन स्टडी करनी होगी, पेटेंट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है और पेटेंट का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं पेटेंट का क्या मीनिंग है। पेटेंट रियलिटी में एक राइट है। ये राइट किसको मिलता है? इन्वेंटर को मिलता है। इन्वेंटर बोले तो आविष्कारक, वो इन्वेंटर जिसने कोई नई इन्वेंशन की है। अब जब हम उसको राइट दे देते हैं तो वो एक राइट, वो अधिकार एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलता है। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया डिजाइन बनाया, अब वो डिजाइन अगर आप पेटेंट करा लेते हैं तो पेटेंट करा लेने के बाद अगर कोई उस डिजाइन को कोई और यूज करे आपकी परमिशन के बिना, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आपने टार्जन मूवी देखी होगी, टार्जन मूवी के अंदर भी यही हुआ था। उसने कार का डिजाइन तो बना लिया बट उसने उसका पेटेंट नहीं कराया था। पेटेंट कराने से पहले ही उसने कार का डिजाइन किसी को दिखाया और उन्होंने वो डिजाइन चोरी भी कर लिया और वो डिजाइन अपने नाम पे भी करा लिया। इसीलिए अगर आप कोई एक नया आविष्कार करते हैं, कोई नई इन्वेंशन करते हैं, तो हमें उसका क्या करा लेना चाहिए? पेटेंट करा लेना चाहिए। तो पेटेंट कराने के बाद अगर कोई आपकी परमिशन के बिना उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को आपकी परमिशन के बिना यूज करता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो पेटेंट के अंदर क्या होता है? एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को यूज करने का एक राइट मिल जाता है। अब जब राइट मिल गया तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी इन्वेंशन है वो इन्वेंशन कौन सी होनी चाहिए? नई यूजफुल इन्वेंशन होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस, या एक नया प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। तो कोई भी चीज जो आप इन्वेंशन करते हो वो पहले वाले प्रोडक्ट से, सर्विस से, आइडिया से डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले वाली कोई चीज थी आप उसका अब पेटेंट कराने चले हो, नहीं, वो आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो जिस भी चीज का आप पेटेंट कराना चाहते हो वो पेटेंट पहली बात तो नई होनी चाहिए और यूजफुल भी होनी चाहिए। वो कोई नया प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई नई प्रोसेस होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उसमें आपकी क्रिएटिविटी या इनोवेशन पावर लगी हुई हो। अब बात आती है कि यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है यहाँ पर मेथड, फॉर्मूला या आइडिया। अब अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास एक पेटेंट एक्ट भी है। पेटेंट एक्ट 1970 ये हमारा पेटेंट एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेंशन को क्या प्रोटेक्ट करा सकते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हो। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो भी आप नई इन्वेंशन करते हो वो इन्वेंशन एक तो बिल्कुल नई होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, और जिस भी एरिया से रिलेटेड आपने वो प्रोडक्ट बनाया है वहां पर वो प्रैक्टिकल अप्लाई हो पाए, प्रैक्टिकल यूज में आने वाली होनी चाहिए। तो उसको आप नई इन्वेंशन काउंट करा सकते हो और उसी का ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब बात आती है कि पेटेंट के लिए क्या कंडीशंस है। अगर आप किसी भी इन्वेंशन का अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो उसकी क्या कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, वो पहले तो पेटेंट एक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर की लिमिटेशन के अंदर आता हो। मतलब गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए होंगे, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही वो प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या वो नई इन्वेंशन आती हो, तभी आप उसका पेटेंट करा सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है? इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट की है, जिस भी इंडस्ट्री से वो रिलेटेड है, वहां पर वो प्रैक्टिकल यूज हो पाए। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो बिल्कुल नया होना चाहिए। नई प्रोसेस है तो प्रोसेस बिल्कुल नई होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई होनी चाहिए। चौथी बात, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस आपने क्रिएट किया है उसमें आपकी प्रतिभा, आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दे।
तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं, ये चारों कंडीशन अगर आपके प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस से आइडिया के अंदर अगर है तो उसको आप पेटेंट के दायरे में ला सकते हैं। अब बात आती है कि पेटेंट कराने के बाद आपको वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल होता है। जब आप पेटेंट करा लेते हो तो इंडिया के अंदर एक बार पेटेंट कराने के बाद वो 20 साल तक आपका ही रहता है। उस पेटेंट के ऊपर 20 साल तक आपका राइट रहता है। हाँ, आपको हर साल उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। एक फिक्स्ड फीस होती है रिन्यूअल कराने की, वो आपको पे करनी होती है। ये रिन्यूअल फीस आपको कब से पे करनी होती है? 3 साल के बाद आपकी रिन्यूअल फीस स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया के अंदर जो पेटेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 साल है। ये कब शुरू होगा? जैसे ही आपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई, वो तब से लेकर आगे के 20 साल तक वो पेटेंट के ऊपर आपका राइट रहेगा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पेटेंट इंडिया में 20 साल के लिए है। पेटेंट की टाइम ड्यूरेशन एप्लीकेशन देने से ही शुरू हो जाती है और आपको हर साल इसकी एक फीस देनी होती है रिन्यूअल की। ये कब से शुरू होगी? तीसरे साल से। अब बात आती है कि पेटेंट के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 1, फिलिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटेंट का जो ऑफिस है या आजकल ऑनलाइन भी होने लगा होगा, तो वहां पर आप जाइए, तो वहां पर एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जो भी है सारी डिटेल्स उसमें आप फाइल कर दीजिए। डिटेल्स फाइल हो गई, एप्लीकेशन लगा दी आपने। एप्लीकेशन के साथ आपको फीस भी जमा करानी होती है। कुछ फिक्स्ड फीस है जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, ये फीस भी आपको सबमिट करानी होती है। तो एप्लीकेशन लगा दीजिए प्लस फीस पे कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपने एप्लीकेशन लगाई, उसके 18 महीने के बाद आपकी इस एप्लीकेशन को ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा समझ लीजिए, आप ऑफिशियल जर्नल में उन्होंने क्या किया, आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया कि हाँ फला फला व्यक्ति क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर पेटेंट लेना चाह रहा है। अभी तक आपको पेटेंट मिला नहीं है, वो पेटेंट क्या कर रहे हैं, आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन को पब्लिश कर रहे हैं कि इस पर्सन ने फलानी फलानी चीज के ऊपर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर क्या होगा? स्टेप नंबर 3 के ऊपर अगर कोई पर्सन आपकी इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट है, आपके इस प्रोडक्ट सर्विस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है, तो वो कुछ लीगल या कुछ प्रैक्टिकल चीजों के साथ, वैध कारणों के साथ आपकी बात का, आपके पेटेंट के अगेंस्ट बात करेगा। मतलब वो पर्सन अभी क्या करेगा, पेटेंट के ऑफिस में आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाने वाला है कि भाई इसको पेटेंट अवेलेबल मत कराओ। फिर स्टेप नंबर 4 पे क्या होने वाला है, फाइलिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर मान लो किसी भी पार्टी ने स्टेप नंबर 3 पे मान लो किसी ने भी आपका अपोज नहीं किया, स्टेप नंबर 3 पे मान लो किसी ने भी आपका विरोध नहीं किया, तो स्टेप नंबर 4 पे जाइए। स्टेप नंबर 4 पे आप क्या कीजिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप एप्लीकेशन लगा दीजिए, प्लस पहले से जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो भी आप फाइल कर दीजिए। तो 4th स्टेप पे आपने क्या किया, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपने फाइल लगा दी। फिर स्टेप नंबर 5 के ऊपर क्या होगा, अब आपको या तो पेटेंट दे दिया जाएगा या पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 के ऊपर अगर आपको पेटेंट दे दिया जाता है, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और मान लो आपको पेटेंट दे दिया गया, तो आपकी इस बात को भी ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑफिशियल जर्नल में ऐसा लगा दीजिए, वो लोग पब्लिश कर देते हैं कि हमने इसको पेटेंट इस चीज के लिए दे दिया। तो स्टेप नंबर 6 भी आपका हो चुका। स्टेप नंबर 7 देखिए, स्टेप नंबर 7 पे क्या होगा, पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन। मतलब अब आपको पेटेंट तो मिल गया, अगर अब भी कोई पार्टी आपके अगेंस्ट जाना चाहती है तो उसको लीगल रीजंस के साथ, लीगल कारणों के साथ आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पेटेंट अगर आपने ले लिया तो आपके अगेंस्ट अब कोई नहीं जा सकता। अब भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाना चाहती है तो वो एप्लीकेशन लगा सकती है। तो हमने क्या स्टडी किया, पेटेंट का मीनिंग क्या है, पेटेंट को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कंडीशंस हैं, पेटेंट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है और पेटेंट को रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर हमने 7 सिंपल स्टेप्स स्टडी किए हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क का टॉपिक। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ट्रेडमार्क का क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है और ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए हमें अवेलेबल होता है। ट्रेडमार्क का मीनिंग अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी एक अलग से पहचान हो, वो दूसरे लोगों के प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट दिखे या अलग दिखे। तो इस काम के लिए आप क्या करते हो, एक डिफरेंट सा
नेम, वर्ड, सिंबल, साउंड, साइज या कलर डिसाइड करते हो और फिर क्या करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। तो जब उसका रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हो तो वो बन जाता है आपका ट्रेडमार्क। अब इस ट्रेडमार्क को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता। मतलब जो आइडेंटिटी आपने डिसाइड की है, सेम आइडेंटिटी को और कोई यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज करता भी है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। यस, तो ये है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर आप क्या कर रहे हो, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते हो और उसका आप रेगुलर यूज करते हो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। बट अगर कोई और पर्सन सेम प्रोडक्ट बनाता है, सेम सर्विस बनाता है, जो प्रोडक्ट आपका है वही प्रोडक्ट किसी और ने बना लिया, जो सर्विस आप दे रहे हो वही सर्विस मान लो कोई और भी दे रहा है, बट उसने भी एक अलग ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसका ट्रेडमार्क आपके ट्रेडमार्क से अलग है, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते। अब ट्रेडमार्क लेने का बेनिफिट क्या होता है? ट्रेडमार्क लेने से आपको मार्केटिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। आप अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हो तो वो मार्केटिंग में आपको हेल्प करने वाला है। जैसे आपने देखा होगा आइडिया कंपनी के जो भी सिम थे वो कौन से कलर के थे, उन्होंने कौन सा कलर रखा हुआ था, येलो कलर। किसी कंपनी ने रेड कलर डिसाइड किया हुआ है, जीप कंपनी ने जीप का लोगो रखा हुआ है। अगर किसी एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक का सिंबल एक डिफरेंट तरीके का है, तो वो सिंबल भी कहीं पे छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये एसबीआई का सिंबल है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सिंबल्स की वजह से, कलर की वजह से, लोगो की वजह से उनकी पहचान आपको बहुत आसानी से हो जाती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हेल्प कर रही हैं। तो ट्रेडमार्क का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा? इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर में। तो ट्रेडमार्क का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो भी आप ये चीजें डिसाइड कर रहे हो, इन चीजों को पहले आपने चेक कर लेना है। कहीं ये वर्ड, सिंबल, साइज, कलर ये पहले किसी और ने तो सेलेक्ट नहीं किए हुए, कहीं इसके ऊपर किसी और ने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया हुआ। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो इंडिया के अंदर एक वेबसाइट है, तो वहां पर उस वेबसाइट के ऊपर पूरा डेटा आपको अवेलेबल होने वाला है। उस डेटा की हेल्प से पहले आप चेक कर लो कि जो ट्रेडमार्क आप लेने जा रहे हो वो ट्रेडमार्क पहले से किसी और ने तो नहीं लिया हुआ। तो वो वेबसाइट कौन सी है? ipindia.government.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको पूरा डेटा मिलने वाला है। इस डेटा की हेल्प से आप पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर मैंने पहली बात तो आपको बता ही दी है। सबसे पहले आपको अपना चेक कर लेना है कि जो सिंबल, नेम, साइज, कलर जो भी डिसाइड कर रहे हो वो पहले से किसी ने ले ना लिया हो। तो अगर आपने पहले से चेक कर लिया है तो आप आगे प्रोसीड कर लिए। तो आगे आपको प्रोसीड करना है अभी। तो प्रोसीड करने के अंदर आपको क्या करना है? अब आपको एप्लीकेशन लगानी है। तो एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए। एप्लीकेशन के साथ आपको फिक्स्ड फीस जो पहले से डिसाइड होती है फीस, वो भी फीस आपको लगा देनी है। प्लस आपको एप्लीकेशन के अंदर जो भी ट्रेडमार्क की आइटम है उससे रिलेटेड लोगो, शेप, सिंबल, आपको सारी बातें आपको बीच में लिखनी है। ट्रेडमार्क का जो ओनर है उसका नेम या एड्रेस, ये भी सारी बातें आपको लिखनी है, राइट करनी है। फिर तीसरी बात, ट्रेडमार्क की क्लास वो कौन सी है ये भी आपको लिखनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को लेकर 34 क्लासेस है और सर्विसेज को लेकर 11 क्लासेस है, तो वो क्लासेस भी आपको डिफाइन करनी होगी। फिर इसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस की कंप्लीट डिटेल भी फाइल करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्या किया? एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। अब सेकंड स्टेप पर क्या होने वाला है? जो एप्लीकेशन आपने फाइल की है वो चली जाएगी अब ट्रेडमार्क ऑफिसर के पास। अब ट्रेडमार्क ऑफिसर क्या करने वाला है? आपकी इस एप्लीकेशन की बहुत अच्छे से चेकिंग करने वाला है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? इशू करेगा क्या? ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपको ऑब्जेक्शन बता देगा, भाई मेरे को आपकी एप्लीकेशन से ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी ऑब्जेक्शन के ऊपर आप जवाब भी दे सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के ऊपर क्या? जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, जब आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाती है, तो वो क्या करेगा? इसको ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर देगा। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर ये नहीं है कि उसने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, अभी तक वो अप्रूव हुई है और उसने क्या किया? ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर वो एप्लीकेशन पब्लिश कर दी। अब स्टेप नंबर 4 के ऊपर आपका क्या होने वाला है?
अगर किसी भी थर्ड पार्टी को आपके इस ट्रेडमार्क से ऑब्जेक्शन है, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, इसके अगेंस्ट जाकर आपके ट्रेडमार्क ऑफिस में जाएगा और एप्लीकेशन लगाने वाला है। तो वो एप्लीकेशन देगा और रीजन भी बताएगा। तो स्टेप नंबर 4 के ऊपर क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन किया विद लीगल रीजन बताने वाला है। स्टेप नंबर 5, अगर सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, अगर अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यस, स्टेप नंबर 5 के ऊपर आकर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट कितना टाइम के लिए वैलिड होता है, 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए। 10 इयर्स के बाद आप इसको फिर से रिन्यूअल करा सकते हो। कुछ फिक्स्ड फीस आपको देनी होती है, 10 साल के बाद आप वो पे कीजिए, फिर से आपका ये ट्रेडमार्क रिन्यूअल हो जाता है। तो हमने क्या स्टडी किया, ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या है। ट्रेडमार्क को आपने पहले से चेक कर लेना है कि कहीं पहले से किसी ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रखा। फिर हमने इसकी प्रोसेस स्टडी की, प्रोसेस के बाद हमने ये देखा कि ये ट्रेडमार्क हमको 10 इयर्स के लिए अवेलेबल होता है, बट आप इसका दोबारा से रिन्यूअल भी करा सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड सीक्रेट्स का टॉपिक। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना होगा इसका मीनिंग, इसकी क्या कंडीशंस हैं, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के कौन से वेज हैं, कौन से तरीके हैं, फिर ट्रेड सीक्रेट्स की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तो ट्रेड सीक्रेट्स के टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीछे वाले टॉपिक्स में हमने कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क स्टडी किया है। तीनों टॉपिक के अंदर क्या था, जब भी हम एप्लीकेशंस फाइल कर रहे थे, हमको सारी डिटेल्स देनी होती थी, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में देनी होती थी। बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इंफॉर्मेशन आप सीक्रेट रखना चाहते हो, तो वो सीक्रेट आप कहां पे रख पाओगे, ट्रेड सीक्रेट के अंडर में ही ला पाओगे। तो जिन इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो वो कहां पर आ जाएंगी, आपकी ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में आ जाएंगी। तो ट्रेड सीक्रेट के अंदर क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, क्योंकि इसका आपका बिजनेस में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बिजनेस में आप इस इंफॉर्मेशन को बेनिफिट में ले सकते हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर किसी और के पास चली गई तो वो इंफॉर्मेशन कोई और यूज कर लेगा, वो फॉर्मूला कोई और यूज कर लेगा, वो प्लान, वो टेक्नोलॉजी कोई और यूज कर लेगा। बट ये इंफॉर्मेशन अब क्या रखना चाहते हो, आप सीक्रेट रखना चाहते हो, इससे आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपको लीड मिल पाएगी, इसलिए आप यूज करते हो ट्रेड सीक्रेट्स का। अब ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब है फॉर्मूला, पैटर्न, प्रोसेस, या कोई प्लान है, या कोई नई टेक्नोलॉजी है, या कस्टमर्स की लिस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने आपकी बुक्स में बोली है कि ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का यूनिक होना या न्यू होना जरूरी नहीं है। ट्रेड सीक्रेट्स के लिए आपको पेटेंट्स और ट्रेडमार्क भी लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि पेटेंट्स और ट्रेडमार्क जब आप लेते हो तो आपको सारी डिटेल्स देनी होती है, जबकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ट्रेड सीक्रेट के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी होती, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, आप ट्रेड सीक्रेट्स ले सकते हो। तो ट्रेड सीक्रेट्स आपकी सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए आप उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर आकर सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। तो ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो फॉर्मूला, मान लो कोई आपने एक नया फॉर्मूला बनाया या आपने कोई नई रेसिपी बनाई, तो वो रेसिपी आप नहीं चाहते कि कोई और कंपनी यूज करे, तो वो आप कहां पर लेकर आओगे, उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में लेकर आओगे। अगर मैं एग्जांपल दूं कोका कोला कंपनी का, तो कोका कोला कंपनी का जो रेसिपी है, एक वो सीक्रेट रेसिपी है, तो उन्होंने उसको कहीं पर सीक्रेट रखा हुआ है, और जहां सीक्रेट रखा हुआ है वहां पर सिर्फ 2 ही लोगों की पहुंच है, 2 ही लोग ऐसे हैं जो उस सीक्रेट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उन 2 लोगों के अलावा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको आप डिस्क्लोज अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में ले आओ। अब बात आती है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को अगर आपको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में लाना है तो उसकी कौन सी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। इट शुड बी मच सच एन इंफॉर्मेशन एज इफ केप्ट सीक्रेट बिकम्स कमर्शियल वैल्यूएबल। जैसे ही हम उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में ले आते हैं तो उस इंफॉर्मेशन की कमर्शियल वैल्यू कुछ होनी चाहिए। दूसरी बात, वो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको सीक्रेट रखने के एफर्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसको आप सीक्रेट नहीं रख पा रहे तो उसको आप कहां पे ले आइए, ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में ले आइए।
कोको कोला का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दे दिया और आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। तो दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन उसकी कॉमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी बात उसको सीक्रेट रखने का पहले से ही आप कोई एफर्ट कर चुके हो। अब बात आती है कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहते हैं तो कैसे सीक्रेट रख पाएंगे। या तो आपको एक लॉकर प्रोवाइड किया जाता है, उस लॉकर के अंदर परमिशन किसको होगी, ऑथराइज्ड पर्सन को। दूसरी बात, अगर वो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो मान लो किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है, तो उसके ऊपर पासवर्ड लगा दिया जाता है और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन भी कुछ लिमिटेड लोगों को ही होती है, वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी बात, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते। तो इन तीन तरीकों से, इन तीन मेथड से आपकी ट्रेड सीक्रेट्स को आप सेफ रख पाते हो, ये तीन वेज है। अब बात आती है कि ट्रेड सीक्रेट्स में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। ट्रेड सीक्रेट्स को पेटेंट, ट्रेडमार्क की तरह पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंदर तो आपको पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल गई, बट अब यहां पे आपको कह रहे हैं कि ट्रेड सीक्रेट में भी कहीं ना कहीं सेफ्टी भी है। अगर आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ले लेते हैं, अगर आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ले लेते हैं तो वहां पर आपकी सेफ्टी पूरी रह जाती है, क्योंकि अगर आपके ट्रेड सीक्रेट को अगर कोई पब्लिक कर देता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने ट्रेड सीक्रेट्स को डिस्कस किया। मतलब कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप सीक्रेट रखना चाहते हो, जो आप कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप उसको ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में ले आइए। अब हम स्टडी कर लेते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का टॉपिक। इसको हम शॉर्टकट में बोलने वाले हैं जीआई। इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसका मीनिंग स्टडी करेंगे, छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं, देन हम इसकी कुछ कंडीशंस, देन इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। टॉपिक बहुत सिंपल है। अब जैसे कि आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट कुछ एरियाज के बेस पर बहुत फेमस होते हैं। जैसे मैं बात करूं बीकानेर की भुजिया, कोल्हापुरी की चप्पल, आगरा के पेड़े, बासमती राइस भी एक स्पेशल एरियाज में ही उगता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, क्योंकि एक यूनिक जगह पे ही वो उगते हैं, बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब ही क्या है, एक स्पेशल एरिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं या उगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनकी पहचान से रिलेटेड है ये वर्ड, कौन सा, जीआई। इन्होंने आपकी बुक्स में एग्जांपल दिए हैं, जैसे दार्जिलिंग की टी, कोल्हापुरी की चप्पल, मैसूर का सिल्क, बीकानेर की भुजिया। तो ये चारों एग्जांपल जो इन्होंने दिए हैं, ये कैसे हैं, उन प्रोडक्ट के ओरिजिन के बेस पर है। जैसे दार्जिलिंग में चाय बहुत अच्छी होती है। अब इन्होंने आपकी बुक में क्या बोला है, बासमती राइस। इसका टॉपिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। बासमती राइस का क्या मतलब है, ऐसा राइस, ऐसा चावल जो लॉन्ग ग्रेन तो है ही है, पर उसमें खुशबू भी है, उसमें एक सुगंध भी है। तो बासमती राइस का मतलब वो कौन से एरिया में उगता हो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इस एरिया में कोई ना कोई गंगा रिवर का जो पार्ट है वो क्रॉस होता है। उस गंगा रिवर के पार्ट के जो इलाके हैं, उस एरिया में जो राइस उगता है उसकी एक डिफरेंट सी स्मेल होती है, उसकी जो शेप होती है एक डिफरेंट सी होती है। तो उसको इन्होंने क्या बोला है, बासमती राइस। तो बासमती राइस को हमने क्या किया है, जीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब मान लो कोई फॉरेन की कंपनी राइस प्रोड्यूस करे और उसको बोल दे कि ये बासमती राइस, उसका नेम रख दे, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ भी था, फॉरेन की किसी कंपनी ने अपने चावल का नेम बासमती रखने की कोशिश की थी, अप्लाई किया था उन्होंने, पर हमको जैसे इंफॉर्मेशन लगी तो हमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, उनको हमने मना किया, क्योंकि बासमती एक इंडिया का ब्रांड नेम है, इंडिया में हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और बासमती के अंदर ये स्पेशल फीचर होने चाहिए। पहला फीचर तो वो लॉन्ग ग्रेन प्लस सुगंध वाला हो, प्लस इंडिया के वो 7 एरियाज के अंदर ही उगता हो। तो ये स्पेशल फीचर होने चाहिए किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो ही आप उसको जीआई के अंदर काउंट करा सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जीआई के अंदर लाने के लिए क्या कंडीशंस है। ये कहते हैं कि जीआई के लिए हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की ही बात करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, वो प्रोडक्ट या तो हमने प्रोड्यूस्ड किया हो, उगाया हो, या मैन्युफैक्चर किया हो, और वो भी एक स्पेशल एरिया या यूनिक एरिया से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है,
जब भी आप इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो हमको ये देख लेना कि उस प्रोडक्ट के अंदर स्पेशल फीचर होना चाहिए जो एक स्पेशल एरिया से ही रिलेटेड होना चाहिए। चौथी बात, कहते हैं कि पहले तो जीआई के अंदर हम एक स्पेशल प्रोडक्ट को ही लेकर आते थे, बट कहते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर जीआई के अंदर कुछ सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाने लगा है। ये चार कंडीशन, पहली कंडीशन एग्रीकल्चर्ड हो, प्रोडक्ट हो, या प्रोड्यूस्ड हो, या मैन्युफैक्चर्ड हो। दूसरी बात क्या कह रहा था, वो प्रोडक्ट एक स्पेशल एरिया में ही प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड हो। तीसरी बात, उसके अंदर एक स्पेशल फीचर होना चाहिए, वो भी स्पेशल एरिया से रिलेटेड। चौथी बात क्या कह रहा है, कहता है कि जीआई के अंदर पहले तो प्रोडक्ट को ही लेके चलते थे, बट कुछ कंट्रीज के अंदर अभी जीआई के अंडर में सर्विसेज भी आने लगी हैं। अब बात करते हैं कि जीआई के अंदर क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। एप्लीकेशन फाइल करते हुए जो भी आप इंफॉर्मेशन आप फाइल करोगे, तो वो फाइल करते हुए आप देख लो वो इंफॉर्मेशन उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उन्होंने जो बातें लिमिटेशन फिक्स की हुई है उसी लिमिटेशन के अंदर रह के आपको डिटेल्स फाइल करनी होती है। तो वो सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन दोगे तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की फीचर के बारे में और कौन से एरिया से रिलेटेड वो प्रोडक्ट है वो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। मैप, एरिया का जो मैप है वो भी आपको दिखाना होता है। दूसरी बात के अंदर क्या है, अब आपने एप्लीकेशन तो लगा दी, ये एप्लीकेशन सबसे पहले जाने वाली है इंस्पेक्शन ऑफिसर के पास। अब इंस्पेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, स्टार्टिंग लेवल पर कुछ चेकिंग करने वाला है। जब वो चेकिंग करेगा तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन लगा दे, तो ऑब्जेक्शन अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो विद इन 1 मंथ आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप पे क्या होने वाला है, अब आपकी एप्लीकेशन जाने वाली है रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपकी यही एप्लीकेशन बहुत गहराई से डीपली स्टडी करने वाला है। अगर अब उसको भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन आपको 2 महीने के अंदर क्लियर करना होगा। जब सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाते हैं तो वो एप्लीकेशन को क्या कर देता है, सेंशन कर देता है। अब एप्लीकेशन जब सेंशन हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब वो क्या करेगा, फोर्थ स्टेप के ऊपर आकर आपकी इस एप्लीकेशन को जर्नल के अंदर पब्लिश कर देगा, ताकि स्टेप नंबर 5 के ऊपर अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करना चाहे तो वो ऑब्जेक्शन कर दे कि भाई इस पार्टी ने जिस चीज के लिए भी अप्लाई किया है मुझे उससे प्रॉब्लम है, तो थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट आकर कोई एक्शन भी ले सकती है, आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकती है। तो वो ऑब्जेक्शन मान लो सारे हट गए, सारे ऑब्जेक्शन हट गए, सारी चीजें क्लियर हो चुकी, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, सबने सेंशन कर दिया, तो 6 लेवल के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका है, तो अगर आपको थोड़े वक्त के बाद इसका फिर से रिन्यूअल कराना है तो 10 साल के बाद इसका रिन्यूअल आप करा सकते हो। 10 साल तक आप अपना काम चालू रखो, 10 साल के बाद अगर आपको इस अपने सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कराना है तो 10 साल के बाद आप फिर से अप्लाई कीजिए। मतलब अप्लाई करने का मतलब है कि एप्लीकेशन सिंपल सी होगी, फाइल कर देना, प्लस कुछ फीस होगी, वो फीस पे कर देना, तो आपका ये सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, जीआई का मीनिंग, क्या कंडीशंस है और फिर इसकी क्या प्रोसेस है।